Today's chapter is fluid dynamics. Hey guys, be energetic. Without wasting time, let's get go. The periodic static tube measure option number A stagnation pressure. देखो जो उनकी अपनी periodic static tube होती है ये मेनली वेलोसिटी मेजर करती है स्टैग्नेशन पॉइंट पे, स्टैग्नेशन प्रेशर भी मेजर कर सकती है और स्टैटिक प्रेशर भी। लेकिन पहला अगर ऑप्शन में होता कि वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट तो हम वो लगाते हैं, दूसरे नंबर पे स्टैग्नेशन प्रेशर, तीसरे नंबर पे स्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन हियर द थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ शार्प एज ऑर्फिक। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन पूछा हुआ है शार्प एज ऑर्फिक के लिए, ये होता है 0.611। ऑप्शन नंबर ए इज एन करेक्ट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर बाइनोलिस इक्वेशन, जो बाइनोलिस इक्वेशन से रिलेट नहीं करती है। बाइनोलिस इक्वेशन में जो लिक्विड होता है वो स्टडी होता है, इरोटेशनल भी होता है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है और फ्रिक्शनलेस भी होता है और अलोंग दी स्ट्रीम लाइन होता है। और फ्रिक्शन उसमें हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं, हम उसमें फ्रिक्शन की वजह से होने वाले इफेक्ट को निगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन आइडल गैस की कोई कंडीशन कोई कंपल्सरी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज एन करेक्ट आंसर। आइडल गैस जरूरी नहीं है, इट फ्लो मस्ट बी एन आइडल गैस, जरूरी तो नहीं है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए जैसे कि बाइनोलिस इक्वेशन में फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। बाइनोलिस इक्वेशन में सम टाइम कई बार ना कंप्रेसिबल फ्लो और गैस फ्लो को हम अलो कर देते हैं, वैलिड मान लेते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम वैलिड मानते हैं? जब बाइनोलिस इक्वेशन टू बी वैलिड फॉर द गैस, दिस शुड बी नो ट्रांसफर। ये ट्रांसफर नहीं करती किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि गैस फ्लो ड्यू टू द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द गैस की वजह से होता है, ठीक है, उसको ना ट्रांसफर नहीं करती। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो ये कंप्रेसिव गैस जब इनकम्प्रेसिव फ्लूइड की तरह बिहेव करे उस कंडीशन में वैलिड हो जाता है ये, ठीक है ना। For gas as incompressible fluid, the gas density must remain constant and as per ideal gas law. देखो एक आइडल गैस लॉ क्या कहता है कि जो गैस की डेंसिटी है ना, जो गैस की डेंसिटी है वेयर इज गैस टू बी बिहेव एज एन इनकम्प्रेसिव फ्लूइड। इनकम्प्रेसिव फ्लूइड कब बिहेव करेगी? जब गैस की डेंसिटी मस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, गैस की डेंसिटी कांस्टेंट रहे। और आइडल फ्लूइड हमें बताता है इट शुड बी इन आइसोबारिक एंड आइसोक्रोनिक। आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, आइसोक्रोनिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। दिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोलिस इक्वेशन गैस मस्ट नॉट ऑलवेज बी एन आइडल की गैस, इनकी हर बार आइडल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशंस कि बाइनोलिस इक्वेशन में जो फ्लो है वो अलोंग दी स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, फ्लो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और फ्रिक्शन की वजह से जो इफेक्ट आते हैं हम उन्हें निगलेक्ट करके चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर ए यूट्यूब मैनोमीटर मेजर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यूट्यूब मैनोमीटर कुछ इस तरह का होता है। देखिए पहले तो जानिए आप, मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। सिंपल में हम प्रेशर मेजर करते हैं किसी पॉइंट पे, और जो डिफरेंशियल होता है हम डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो यूट्यूब मैनोमीटर है हम इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं एट किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज इन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन हियर A venturimeter has a different mercury water manometer connecting to its inlet and throat for a given discharge in the pipe. देखिए ये ना is independent of the orientation of a venturimeter. Option number A is incorrect answer. Is independent of the orientation of venturimeter. ठीक है ना. So question number 6 is here. Bernoulli's equation represents the total energy per unit for creating quantity. The quantity is, देखिए बर्नौलीज इक्वेशन में दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। बर्नौलीज इक्वेशन में ना एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। या तो बर्नौलीज इक्वेशन में पूछेगा हाँ भाई ये किसके ऊपर बेस करती है, या तो उसका ऑप्शन एनर्जी में आएगा या फिर वेट में आएगा, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वेट, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और बर्नौलीज इक्वेशन तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। P/ρg प्लस V² बाय 2G प्लस Z,
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। रो जी की जगह कई बार यूनिट वेट दे देता है, गामा दे देता है। सो उस कंडीशन में बस कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, सेट है। याद रखिएगा बस क्वेश्चन नंबर 7, वेंचुरीमीटर इज एडवांटेज बिकॉज जो वेंचुरीमीटर होता है ना, इसमें हेड लॉस बहुत कम होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑप्टिक मीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और एक्यूरेंसी भी इसकी क्विक गुड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एन करेक्ट आंसर, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, हेयर दी फिगर ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में ना हम कंट्रैक्शन करते हैं, किसी पाइप में फ्लो जा रहा है उसमें कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि एंगल 22 डिग्री बनाता है। कंट्रैक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर को हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कितना प्रेशर कम हुआ है, और डिस्चार्ज को हम बाइनोमियल इक्वेशन के जरिए निकाल लेते हैं। सो बाइनोमियल इक्वेशन के जरिए ये हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकल के सामने आता है, Q इज इक्वल टू CD A1 A2 बाय रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH, ठीक है। और वेंचुरीमीटर में कोफिशिएंट ज़्यादा होता है 0.98 और फिगमीटर में 0.6, ठीक है ना। बस यही कुछ बातें थी वेंचुरीमीटर के बारे में। और हाँ, एक डिवर्जेंट का एंगल जो होता है वो 5 से 6 डिग्री होता है वेंचुरीमीटर में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बर्नौलीज थ्योरम डील विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए मैंने पहले बताया था कि बर्नौलीज इक्वेशन की जो थ्योरम होती है ना, वो एनर्जी पर यूनिट वेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें एनर्जी दे रखा ऑप्शन में, सो एनर्जी इज एन राइट आंसर। बर्नौलीज इक्वेशन में जो फ्लो होता है स्टडी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और इरोटेशनल होता है और इन विस्को होता है, यानी कि विस्को फोर्स अलाउड नहीं होता बर्नौलीज इक्वेशन में, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। हेयर इज बर्नौलीज इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन हो तो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करती है, और वर्टेक्स इक्वेशन या इलर इक्वेशन हो तो कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हेयर। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपका ना कि टाइम बचे बल्कि आपके एफर्ट भी बचे और आपकी आइज़ के ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। इसलिए मैं ब्लैक कलर की थीम से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू मेजर द स्पेसिफिक स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप। स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप को मेजर करना है, पाइप में स्टैटिक प्रेशर को मेजर करना है तो हम यूज़ करेंगे पिटोट ट्यूब को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिटोट ट्यूब से हम सबसे पहले मेजर करते हैं वेलोसिटी एट ए स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। सेकंड नंबर पे स्टैग्नेशन प्रेशर, थर्ड नंबर पे स्टैटिक प्रेशर को भी मेजर करते हैं। सो याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर। द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर, जैसे कि मैंने बताया था, वेलोसिटी एट ए स्टैग्नेशन पॉइंट। सबसे पहले हम ये चीज़ मेजर करते हैं। सो ए इज इन करेक्ट आंसर। ये कुछ फिगर है पिटोटिक ट्यूब का। जो पिटोटिक स्टैटिक ट्यूब होती है ना, वो थोड़ी सी एडवांस होती है, उसमें 2 होल एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। सो पिटोटिक स्टैटिक ट्यूब, ठीक है ना। ये कुछ फार्मूला है और इसमें ना वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है रूट 2GH। ये एक्चुअल वेलोसिटी होती है जो पॉइंट ए पे होगी, यानी कि सेंटर में होगी। लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी निकालना हो तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और एक्चुअल वेलोसिटी निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि 0.98 होता है पिटोटिक ट्यूब के लिए। यही भी बात याद रखिएगा। रिडंडेंट ट्यूब और पेडोस्टैटिक ट्यूब ये दोनों एक ही होती हैं। दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इन फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालने के लिए इनका यूज करते हैं। इफ द स्ट्रीम लाइन आर कर्व्ड, द piezometer head of A and C will not same. In that case, we use predentine tube or pitotic static tube. So here is the next question. Question number 11. Venturimeter is used to measuring the discharge of liquid flow through a pipe. Option number C is the correct answer. Here the figure of venturimeter and here the formula of discharge for venturimeters. देखिए जो वेंचुरीमीटर होता है, हम इसमें एक पाइप होता है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा होता है, उसमें हम कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो कंट्रैक्शन 22 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कंट्रैक्शन की वजह से वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और प्रेशर अपना कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर जो कम होता है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं और वेलोसिटी बढ़ जाती है। और डिस्चार्ज होता है, हम बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाई था, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो 0.98 होता है और डिवर्जन का एंगल 5 से 6 डिग्री होता है। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 12।
In the Bernoulli's equation, write as p by rho plus v square by 2z plus z, यहाँ पे प्लस ऐड कर लेना, मिसप्रिंट है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंटिव एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट. ठीक है, बर्नौलीज जो इक्वेशन होती है ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वेट को. ठीक है ना. ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वेट को. कई क्वेश्चनों में एनर्जी पूछता है, कई क्वेश्चनों में ये वेट पूछता है. ठीक है ना. सो here the Bernoulli's equation, or question number 13 is here. The total energy line lie over the hydraulic gradient line by the amount equal to. देखिए, जो टोटल एनर्जी लाइन होती है ना, टोटल एनर्जी लाइन वो होती है अपनी बर्नौलीज इक्वेशन एज इट इज, और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होएगी यानी कि पीजोमेट्रिक हेड, वो होएगा अपना p बाय रो प्लस जेड. ठीक है, सो अपने को पास बचता है v स्क्वायर बाई 2g. सो ऑप्शन नंबर सी इज एन करेक्ट आंसर. हियर द टोटल एनर्जी लाइन जो कि बर्नौलीज इक्वेशन को शो करती है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो कि पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है ना. सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट क्लियर दैट द टोटल एनर्जी लाइन ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय अमाउंट ऑफ v स्क्वायर बाई 2g वेलोसिटी हेड के बराबर होगा. ठीक है ना. So question number 14 is here. The value of CV for sharp edge or fake is generally. देखिए, इन्होंने CV पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है 0.98 होता है. ठीक है ना. सो ऑप्शन नंबर ए इज एन करेक्ट आंसर. थ्योरेटिकली अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वो होती है √2g, और एक्चुअल होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आती है. क्वेश्चन नंबर 15 इज हेयर. Each term of Bernoulli's equation represented. ठीक है, Bernoulli's equation जो होती है, Bernoulli's equation जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वेट को. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज एन करेक्ट आंसर. Here the Bernoulli's equation. Question number 16 is here. क्या पूछना चाह रहा है सिस्टम में? A vessel container water of depth h is accelerate upward with an acceleration of z by 2, the pressure at the bottom of the wind side. यानी कि कोई पानी का कोई कंटेनर है जिसे वेसल बोल रहा है, उसमें ना इसने कहा है उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है. सो लिक्विड भरा हुआ है, इसने प्रेशर पूछा है कि बॉटम में कितना प्रेशर आएगा. बॉटम में प्रेशर हम रोजी एच के जरिए निकालते हैं, रोजी एच के जरिए. लेकिन इसने यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि z बाई 2 है. सो रो बाई जी एच होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में अपडेशन होगी. रो g प्लस ए जेड इंटू एच होएगा. जो ए जेड है वो होगी एक्सेलरेशन. सो हेयर वी पुटिंग दी वैल्यूज. एक्सेलरेशन इज z बाई 2, सो वी कैन फाइंड आउट इट्स 3 बाई 2 इंटू गामा एच. So option number is D is a correct answer. Question number 17. A fire hose nozzle is generally made of conversion shape. आगे से ये काफ़ी इनका डायमीटर कम होता है कंपेरिजन टू बिहाइंड और पाइप साइड. Here the figure of nozzle. ठीक है ना. So question number 18. Energy loss in flow through nozzle as compared to the venturimeter is. वेंचुरीमीटर में जो एनर्जी लॉस होता है वो वेंचुरीमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. ठीक है ना. जाहिर सी बात है, वेंचुरीमीटर में कन्वर्जन आता है, उसके बाद डिवर्जन आता है, लेकिन पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंगली होता है ताकि वाटर स्पिल आउट ना हो, हेड लॉस कम हो. सो वहाँ पे एनर्जी का लॉस भी कम होता है कंपेरिजन टू नोजल. नोजल में होता है, नोजल में अगला डाया कम होता है और उसके बाद ओपन एरिया होता है. सो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, सो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है. ठीक है ना. हियर दी फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. हियर लुक इट दियर. जो वेंचुरीमीटर होता है उसकी एक्यूरेंसी हाई होती है, कॉस्ट भी हाई होती है, और हेड लॉस जो होता है वो लो होता है, और कोफिशिएंट जो होता है वो 0.98 होता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना. और ऑर्फिक मीटर होता है उसकी एक्यूरेंसी भी कम होती है, कॉस्ट भी कम होती है, हेड लॉस भी ज़्यादा होता है, एनर्जी में भी लॉस ऑर्फिक मीटर में भी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू वेंचुरीमीटर. और जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है 0.6 to 0.65.
जो फ्लो नोजल है इसमें इंटरमीडिएट बिटवीन द वेंचुरीमीटर एंड एन ऑर्फिक, ये ना बीच में लाई करता है। ऑर्फिक मीटर से तो बेटर होता है लेकिन वेंचुरीमीटर से डाउन होता है। जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 0.7 से 0.8 के बीच लाई करता है। Here the notable things: the coefficient of discharge depend on the shape of the nozzle, the ratio of pipe to nozzle diameter and the Reynolds number of flow। ये कह रहा है कि शेप के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, जो नोजल का आगे का डायमीटर होता है और पीछे जो पाइप का डायमीटर होता है, एंड उसका रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 19: स्पीड ऑफ some magnet can be measured by पिटोटिक ट्यूब। ठीक है ना, देखो पिटोटिक ट्यूब के द्वारा हम स्पीड मेजर कर सकते हैं किसी सबमैग्नेट में की भी, जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जो पिटोटिक स्टैटिक ट्यूब होती है उसे कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। इससे ना पानी के नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। सो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। सो हियर इज द करेक्ट आंसर। एक हॉट वायर एनोमीटर भी होता है, इसके जरिए भी हम ना वेलोसिटी मेजर करते हैं। इसमें बेसिकली दो लेड होती हैं, लेड गलो या कंडक्टिव वायर होती हैं जिनको गर्म किया जाता है और उसके जरिए हम वेलोसिटी का पता लगाते हैं। एक पाइनियर गेज भी होता है। इंक्लाइंड मैनोमीटर, ये तो प्रेशर के लिए ही होएगा। मैनोमीटर का मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यदि क्वेश्चन नंबर 20: the motion of air mass is in a trendo माफ कीजिएगा, the motion of air mass in a trendo is a force vertex at center and free vertex at outside। ठीक है ना, जो मोशन होता है फोर्स वर्टेक्स का सेंटर की तरफ होता है, उसका मतलब कि साइडों से सेंटर की तरफ जाता है फोर्स, और जो फ्री वर्टेक्स होता है उसका सेंटर से बाहर की तरफ फैलाव होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हियर द फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। जो अपना फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है, इसमें फ्लो वेयर द स्ट्रीमलाइन आर कंडक्टेड सर्कुलर एंड टेंजेंटली वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोर्स वर्टेक्स फ्लो एंड रोटेशन ऑफ द इंसाइड कंटेनिंग ए फ्लूइड एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एट ऑल पॉइंट। टू maintenance force vertex flow, mechanical energy has to spirit from outside and this an extra torque is always necessary to be applied continuously। जो फोर्स वर्टेक्स होता है इसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, प्रेशर लगता है, जो भी है ना, उसकी वजह से फोर्स वर्टेक्स क्रिएट होता है। जो फ्री वर्टेक्स होता है इसमें कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं होता, ये मतलब कि जैसे ना बिना एक्सटर्नल फोर्स के क्रिएट हो उसे हम फ्री वर्टेक्स कहते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल होता है फ्री वर्टेक्स का फ्लो ऑफ वाटर इन वॉश बेसिन। ठीक है ना, flow where the streamline are connecting circular about a given point where the velocity along each streamline is inversely proportional to the distance from the center। ठीक है ना, इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने बता दिया फ्लो ऑफ वाटर इन वॉश बेसिन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट फ्री वर्टेक्स में, याद रखिएगा ये बातें भी। क्वेश्चन नंबर 21: flow meter based on obstruction principle like Orphic plate can be used with Reynolds number up to approximately। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000। ठीक है, जो मतलब कि इसने कहा है कोई फ्लो मीटर बेस्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल लाइक एन ऑर्फिक ना एक ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करता है जैसे फ्लो के में। सो उसके बेस पे इन्होंने कहा है रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ये होना चाहिए 2000। ठीक है ना। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 22: periodic tube is used to measure velocity at a point। Option number C is the correct answer। Question number 23: Euler equation of motion of liquid is based on the assumption that the flow of homogeneous and incompressible। देखिए Euler equation में जो flow होता है वो homogeneous और incompressible होता है। Option number C is the correct answer। The Euler equation for study flow of an ideal fluid along a streamline is a relation between the velocity, pressure and density of moving fluid। It is based on Newton's second law। Newton's second law के ऊपर based है ये theory equation। ठीक है ना। So here the question number 24:
The Rankine half-oval body mm is subjected to the two-dimensional flow having velocity v. The typical streamline is shown in the following diagram. The point A is in the diagram shown. देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है रिंगाइन हाफ ओवल, कोई ओवल शेप की बॉडी है, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है टू डिमेंशनल फ्लो में. टू डिमेंशनल यानी कि पहले प्लेट के बीच में हो सकता है, रिवर के बीच में हो सकता है, कोई ऐसा कोई फ्लो है उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है ओवल करके. सो ओवल जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा. इन्होंने पूछा है जो पॉइंट ए है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे. देखो वो जो पॉइंट ए है वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि वहाँ से पानी डायरेक्टली आगे नहीं जा सकता, वो उसे अपना रूट चेंज करना पड़ेगा. सो हेयर दी वेलोसिटी इज जीरो, सो दैट दी पॉइंट ए इज एन स्टैग्नेशन पॉइंट. ऑप्शन नंबर सी इज एन करेक्ट आंसर. ठीक है ना. द पॉइंट A is drawn on shown in stagnation point, the point where the velocity of flow is equal to zero. Stagnation point property: when the fluid is flow past in immersed body and at a point on the body, if the resultant velocity became zero, velocity zero हो जाती है, that point is called stagnation point. ठीक है ना बॉस. The value of the pressure and density and temperature are called stagnation pressure, stagnation density, stagnation temperature. Representatively, they are denoted by PS, rho S, TS. Representative. नोट करने योग्य बात क्या है यहाँ पे? The point on solid body at which the boundary layer is on the varying of separation from the surface is called point of separation. जहाँ पे पानी सेपरेट होता है ना, बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन. Here the question number 25. Guys, keep energetic. अगर कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है तो एनर्जेटिक रहो, ताकि आपने लीस्ट प्रेशर लगाओ, लीस्ट एफर्ट. अगर आपको जेई लगना है, एसडीओ लगना है, आईएएस बनना है, तो अपनी काबिलियत को पहचानो, अपने लीस्ट एफर्ट तक पहुंचो, झोंक डालो यार, अब नहीं तो कभी नहीं. Let's get to it. Question number 25. When the pressure drop from the center hole made in wash basin, the type of the flow of water is free vertex. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था ये एग्जाम्पल देके, जो अपना फ्री वर्टेक्स होता है, इसमें कोई बाहर से प्रेशर की जरूरत नहीं होती है. ठीक है ना. ये अब यहाँ पर क्रिएट होता है. Here the few examples of the free vertex flow of a liquid through a hole provide at the bottom of the container like wash basin, hand wash. ठीक है ना. Flow of liquid around a circular beam in a pipe. ठीक है ना. ये भी मतलब कि कुछ सिंक टाइप का कंडीशन होगी. ए वॉल पूल इन दी रिवर में कई बार ना चक्रवात सा बन जाता है, आपने देखा होगा कोई चीज़. फ्लो फ्लूइड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केस. सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में भी एक सिचुएशन कई बार उत्पन्न होती है. इसमें जो रिलेशनशिप होता है ना, वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के, इसमें फ्री वर्टेक्स में. लेकिन फोर्स वर्टेक्स जो होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है ना. जो फोर्स वर्टेक्स होता है उसमें पता है आपको, कोई भारी से फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, उसके बाद ये फ्लो क्रिएट होता है. यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू रेडियस. ठीक है ना, रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल. सो हियर दी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इज एन. ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, जो अपना फ्री वर्टेक्स है वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है r, और फोर्स वर्टेक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है r. ठीक है ना. फोर्स वर्टेक्स के कुछ एग्जांपल: ए वर्टिकली सिलेंडर कंटेनर लिक्विड विद, माफ कीजिएगा, ए वर्टिकली सिलेंडर कंटेनर लिक्विड विच इज रोटेट A vertically slender container liquid which is rotate about its central axis with a constant angular velocity. ठीक है ना, W. Flow of liquid inside the impeller of a centrifugal pump. Flow of water through the running of a turbine. Running of a turbine. ये rotate किया जा रहा है. So here the question number 26. Which of the following is measured with the help of an Orphic meter? Orphic meter की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? Orphic meter की हेल्प से हम डिस्चार्ज पता करते हैं. देखिए, वेंचुरी मीटर हुआ, Orphic मीटर हुआ, ब्लोज मीटर हुआ, और
एक मीटर और था, कौन सा था अभी मेरे ध्यान में नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इनसे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया फीट मीटर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। इट इज़ सर्कुलर पाइप होता है, इसमें हम देखिए ऑर्फिक मीटर के बारे में एक ना ऑब्स्टकल टाइप, हम पाइप के अंदर एक ऑब्स्टकल टाइप सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं, प्लेट प्रोवाइड करते हैं जो कंसर्टिंग शेप एज होल इज इंस्टॉल्ड, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हेयर दी फिगर, जैसे कि आपको फिगर दिख रहा होगा, बट इसमें ना हेड लूज जो होता है वो ज़्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम होता है और एक्यूरेंसी भी इसकी काफ़ी कम होती है कंपैरिजन टू विंचुरी मीटर। और इसमें डिस्चार्ज का फार्मूला तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? 0.98। सो ऑप्शन नंबर डी इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली, इट्स इन रेंज। जो वेंचुरी मीटर की रेंज होती है वो 0.95 से 0.98 तक होती है, और फ्यूग मीटर की 0.6 से 0.65 तक होती है, और नोजल की होती है 0.96। माफ कीजिएगा, यहाँ पे नोजल की गलती हुई है, ये होती है 0.7 से 0.8। सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। Question number 28, which is the theoretical value of coefficient of contraction for the sharp edge or fig। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल पहले ही क्वेश्चन था, मैंने तब भी आपको बताया था। इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी 0.61। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और शार्प एज और फिग का है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता तो 0.98 होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। सो हेयर दी फ्यू में थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की होती है √2gh, और एक्चुअल होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद निकलता है, ठीक है ना। सो हेयर दी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है जो AC/A होएगा। अब पूछोगे AC क्या होता है? एरिया ऑफ जेट कॉन्ट्रास्ट व्हेन इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, एरिया ऑफ ऑर्फिक A होता है। यदि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का फार्मूला दे रखा है कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का निकालने का ना, एक तो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक और फार्मूला होता है जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलता है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज इन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। देखो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, वेंचुरी मीटर होता है, ऑर्फिक मीटर होता है, इम्ब्लोज मीटर होता है, और एक नोजल मीटर होता है, ठीक है ना, एक नोजल मीटर भी होता है। और हेयर दी मीटर्स, ये हम पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। करंट मीटर आपको पहले भी बताया गया था, ये वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है, इसमें जो, ठीक है ना, वेलोसिटी मेजर करने का काम आता है, और तो कुछ खास नहीं है। मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने का काम आता है, ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंटर मैनोमीटर। सिंपल में एक पॉइंट कम प्रेशर मेजर किया जाता है, डिफरेंटर में दो पॉइंटों के बीच के प्रेशर के डिफरेंस को पता किया जाता है। और वेनिस एनोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है वेलोसिटी ऑफ एयर और वाटर इन रेंज ऑफ फ्लो फ्लूइड के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एम्बलूज मीटर। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिस्चार्ज मेजर किया जाता है इसके जरिए। सो यहाँ पे डिस्चार्ज का फार्मूला भी दिया हुआ है, देखिए, Q इज इक्वल टू CD/A इंटू √2gh, ठीक है ना। कुछ इस तरह का फिगर होता है इसका एम्बलूज मीटर का। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मैनोमीटर, what is the momentum correction factor for laminar flow in a circular tube। देखिए इसने करेक्शन पूछा है, करेक्शन फैक्टर पूछा है मूवमेंट के लिए। करेक्शन फैक्टर ना बेसिकली ये दो टाइप के करेक्शन फैक्टर पूछे जाते हैं ऐसे केसों में, एक होता है मैनोमीटर का और दूसरा होता है अपना काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, सो अगर केस हो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का, सो उसमें केस हो पाइप का, तो होएगा करेक्शन फैक्टर 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1.33, ठीक है ना। लेकिन अगर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में फ्लो पाइप की जगह पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो तो होएगा ये 1.2, और अगर ट्रबुलेंट फ्लो हो थ्रू दी पाइप तो ये हो जाएगा 1.015, और ये एक से कम नहीं होता, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, अगर लैमिनर फ्लो में सर्कुलर पाइप हो तो ये होएगा 2, और लैमिनर में पैरेलल प्लेट के बीच में हो तो ये होएगा 1.543, और अगर टर्बुलेंट फ्लो हो पाइप में
तो हो जाएगा ये 4/3। और टर्बुलेंट फ्लो हो इन द केस ऑफ लॉन्गिथिज्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, तो ये होएगा 1.03 से 1.06 तक, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज एन हेयर which of the following is measured with the help of hot wire एनोमीटर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हॉट वायर एनोमीटर के बारे में, इसके जरिए हम मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी। इसमें रोड्स होती हैं, उनको गर्म किया जाता है, उससे के जरिए हम वेलोसिटी का पता लगाते हैं, ठीक है ना। एक होता है टेंसनोमीटर एंड कैपेसिटी ट्यूब और यूज टू मेजर सरफेस टेंशन को मेजर करने के काम आता है। और एक होता है विस्कोमीटर, ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करने का काम आता है, ठीक है ना, विस्कोमीटर। इसे रेमोसमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मोशन ऑफ आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड अ पॉइंट ऑफ कंप्लीटली filled open cylindrical tank and water is phosphotex। जैसे कि मैंने फोस्फोटेक्स के एग्जाम्पल आपको पहले बताए थे, ये फोस्फोटेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 34, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बाइनोलिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए बाइनोलिस इक्वेशन है सो एनर्जी के ऊपर या फिर वेट के ऊपर। सो इसमें देखो कौन सी चीज़ें हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी में हमें एनर्जी दिख रही है, तो बस बी को क्लिक कर दो बिना कुछ सोचे समझे यार। Here the Bernoulli's equation. So question number 35. Which of the following parameter is measured with the help of the Ambrose meter? डिस्चार्ज मेजर करते हैं यार, मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। वेंचुरी मीटर, ऑर्फिक मीटर, इम्बोज मीटर और नोजल मीटर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वेलोसिटी इज मेजर्ड इन ओपन चैनल में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक करंट मीटर का ओपन चैनल में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। पिडोटिक ट्यूब और पिडोस्टैटिक ट्यूब का यूज़ करते हैं हम वेलोसिटी एट द पॉइंट इन ए फ्लूइड में ना, किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी पता करने का। इसे स्टेफ क्या कहते हैं, इसे स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर की जाती है, स्टैग्नेशन प्रेशर भी मेजर किया जाता है, स्टैटिक प्रेशर भी मेजर किया जाता है इसके जरिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज हियर, द बाइनोलिस इक्वेशन रेफर टू दी कंजर्वेशन ऑफ। देखो बाइनोलिस इक्वेशन है एनर्जी ढूंढो या फिर वेट ढूंढो, एनर्जी है, सो ऑप्शन नंबर डी इज एन करेक्ट आंसर। Here the question number 37, if the fluid is an idle as per assumption of the Bernoulli's equation, it means that velocity is zero। देखो आइडल फ्लूइड है तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, यानी कि ये एक स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड होएगा, ठीक है ना। Which of the following is an assumption of the Bernoulli's equation? Bernoulli's equation के लिए कौन से assumption होते हैं? देखो स्टडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। सो इसमें इनकम्प्रेसिबल दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी इज एन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, the coefficient of discharge for Venturi meter is 0.98, so option number C is an correct answer। क्वेश्चन नंबर 40, Bernoulli's equation is invalid for। Bernoulli's equation किसके लिए इनवैलिड है? देखो स्टडी भी होता है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, फ्रिक्शनलेस भी होता है, इरोटेशनल भी होता है, लेकिन विस्को फ्लूइड के लिए ये वैलिड नहीं है। इन विस्को फ्लूइड के लिए वैलिड होता है जिसमें विस्को फ्लूइड ना हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 41, if the flow velocity field is given by this equation, v is equal to 2x cube I plus 6x square yj, ठीक है ना। तो हमें बताना है if the flow velocity field is given by this, तो फ्लो कौन सा होएगा, फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई फ्लो होना पॉसिबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन किसी के साथ सेटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर सेटिफाई होती है तो फ्लो एग्जिस्ट करेगा, अगर ये लेकिन ये इक्वेशन सेटिफाई नहीं हो रही है सो इट मीन्स फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, when 0.1 meter cube per second water flow through a pipe of area 0.25 metric square which laterally reduced to 0.1 metric square, what is the velocity of flow in the reduction pipe? कुछ समझ में आया? इन्होंने ना जो एरिया है पाइप का उसको कम कर दिया, सो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है और डिस्चार्ज दोनों साइड सेम रहेगा। तो हम दोनों को इक्वेट करके हमें यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना, जो निकल के आएगी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्लो, which of the following is true for the flow of any fluid, real or idle, laminar or turbulent? ठीक है ना. सो इसका कोई आंसर होएगा कि मतलब कि फ्लो चाहे रियल हो चाहे आइडियल हो, लैमिनर हो चाहे ट्रबुलेंट हो, उसे अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिफाई करना चाहिए. ठीक है ना. सो ऑप्शन नंबर ए इज एन करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. द divergent cone angle is in a venturimeter. The divergent cone angle in a venturimeter is generally kept less than the conservative cone angle to avoid the separation of flow. फ्लो के सेपरेशन को रोकने के लिए हेडलेस ताकि कम से कम हो. ठीक है ना. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Here the question number 45. The perpendicular force of flow extended by a jet on a stationary inclined flat plate is equal to हमें बताना है यहाँ पे. ठीक है ना. सो यहाँ इन्होंने देख क्या रखा है हमें. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ जेट इज 20 मीटर पर सेकंड, एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट 60 डिग्री, एंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट इज 0.01 मीटर स्क्वायर. देखिए इसका आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी 1732.05 न्यूटन. कुछ इस तरह की फिगर बनेगी. इसमें 60 डिग्री एंगल बनाएगा नोजल पाइप के जरिए, और ये रहा इसका सोल्यूशन. देखिए नॉर्मली किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना बेवकूफ़ी कहलाएगी, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ना इतना टाइम कंजप्शन हो जाएगा कि आपका पेपर में आप ना आपकी जॉब से एक कदम पीछे हट जाओगे. आपका पेपर में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो ध्यान दीजिएगा, कुछ ना क्वेश्चनों को इग्नोर करना चाहिए पेपर में. वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. देखो हमेशा आपको आना ही जरूरी नहीं होता, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी भी जरूरी होती है. कई चीज़ों को आते हुए भी छोड़ना होता है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना. क्वेश्चन नंबर 46. इन द बाइनोमियल इक्वेशन p by rho v square by 2g plus z is equal to constant with notation p intensity of pressure, rho unit weight, v is velocity of flow, g acceleration due to gravity, z elevation above the datum. Each term in the equation represent energy in Newton meter per Newton weight of fluid. ठीक है ना. इट्स एन ऑप्शन नंबर डी. देखिए ये बाइनोमियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था. सो एनर्जी भी होनी चाहिए और वेट भी होना चाहिए. ठीक है ना. एनर्जी पर यूनिट वेट. सो इस की यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर पर न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है. Here is the एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और वेट की यूनिट होती है न्यूटन. सो here the question number 47 is चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. For the flow of an idle, incompressible, non-viscous fluid, the Bernoulli's equation can be expressed as P is the intensity of pressure, rho is the unit weight of fluid, V is the velocity of flow, Z is the datum head, G is the gravity due to acceleration. सो हमें बताना है बाइनोमियल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सही है. देखो P बाई रो प्लस V स्क्वेयर बाई 2Z और प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ऑप्शन नंबर सी इज एन करेक्ट आंसर. ठीक है ना. सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड अपना प्यार यूं ही